सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। और आज आ रहा है बजट, एक ऐसी हुकूमत का जो कि थोड़ा ही वक्त पहले पावर में आई है लेकिन बड़ी मुश्किलात का शिकार है। मुआशी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, बजट कैसा होगा, ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर मुआशियात नोमान अब्दुल मजीद साहब। नोमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हम जानते हैं कि मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजर्स ये कहते हैं कि मुल्क कभी दिवालिया हुआ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हालात ग्राउंड रियलिटी जो बता रही है हमें, दिवालिया हो चुका है। जो इस वक्त कीमतें हैं अशिया खुरोनोज से लेकर, जो बजट का तखमीना है 9,500 अरब रुपए का टोटल आउटले है, जिसमें हम 7,200 अरब रुपए रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू टारगेट देख रहे हैं, 2,000 नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट देख रहे हैं। टारगेट कौन पूरा करेगा? हुक्मरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, कोई और नहीं। मैं और आप ये टारगेट्स पूरे करेंगे। हमसे ये चक्की में हमें डाल के हमें निचोड़ा जाएगा कि और टैक्स दो, और टैक्स दो, और टैक्स दो। जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए टैक्स देते रहो। और इकोनॉमिक सर्वे में आता रहेगा कि मुल्क में गधे बढ़ गए हैं, खच्चर और घोड़े उतने ही हैं। और लोग यही सवाल पूछते रहेंगे, भाई गधे कैसे बढ़ गए? 1 लाख गधे पाकिस्तान में बढ़ गए। भाई ये सवाल पूछो कि ये 7,200 अरब रुपए कहां से आएंगे? कौन सा पाकिस्तानी है जो इतना टैक्स देने को तैयार है? जो थोड़े लोग टैक्स देते हैं उनसे ही टैक्स लेते जाओ। मेरे साथ नुमान साहब मौजूद है। नुमान साहब, पहले तो ये बताइए, कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए हैं, लेकिन ये फिगर्स देखिए, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, ये ट्रेड डेफिसिट देखिए, ये डॉलर की वैल्यू देखिए, पेट्रोल की वैल्यू देखिए। क्या आपको लगता है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए हैं या डिफॉल्ट कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक होता है टेक्निकल डिफॉल्ट, यानी बेसिकली बड़ी मुश्किल साहब जो है ना, अब कहने को तो आपने ये कि डिफॉल्ट इस तरह नहीं किया कि आपने जो है लोगों को जो पैसे देने थे आपने वापस कर दिए हैं या आप कर देंगे। लेकिन यहाँ तक टेक्निकल डिफॉल्ट के ताल्लुक है, आपके जो आज रिजर्व्स हैं वो 9 अरब डॉलर के हैं। गालिबन अगले साल की आपकी जो डेट की रीपेमेंट्स हैं वो तकरीबन 35 अरब डॉलर के आसपास हैं। तो बस ये है ना, ये धक्का मार के किसी तरीके से हमारा सिस्टम जो है चल रहा है। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कभी भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग तो हुई नहीं। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कहाँ से? आपको याद होगा एक ज़माने में 5 साल इकोनॉमिक प्लान आया करता था। अब 5 साल की सूरत हाल आप ये देखें कि अगर हम पिछले 5 साल की सूरत हाल देखें, हमारे अपनी कंट्री की सियासी सूरत हाल, तो 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर और 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। तो जिस मुल्क में 5 सालों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये हाल हो कि 5 वज़ीर आज़म और 7 वज़ीर ख़जाना चेंज हो जाएँ, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होगी क्या और उससे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो मसला ये हमारा अलमिया ये कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है ना, अव्वल अक्सर और बेशतर तो अनफॉर्चुनेटली वो अनप्रिपेयर्ड आती है, अपना होमवर्क करके नहीं आती। और दूसरा ये कि वो जो प्लानिंग कर भी रही होते हैं तो वो भी जो है अगले 3-4 महीने की या 6 महीने या साल की कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें ना कि मौजूदा सूरत हाल है, अब अगले जो 2 साल ये हैं 2021-22, इससे हमारे मुल्क में 4 हुकूमतें होंगी, ठीक है ना। एक खान साहब की गई, एक मौजूदा हुकूमत है, एक इंटरिम आएगी, इस साल आती है, अगले साल आएगी तो सही, और उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अब ये जो हर गवर्नमेंट होती है ना, अपने पॉलिटिकल टेनर के हिसाब से प्लानिंग करती है। कोई भी ये नहीं करता कि मैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूं। हालांकि आप यकीन माने कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल है ना, हमारे मसाइल की जो जड़ है वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना। मसाइल की जो जड़ है करंट अकाउंट की वजह से आपकी महंगाई भी बढ़ती है, रुपया भी नीचे जाता है। क्या होता है नुमान भाई, आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हो तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे समझ नहीं पाते हैं, तो समझाना जरूरी होता है कि जारी खातों का खसारा, यानी कि हमारे जो खर्चे के पैसे हैं ना, वो भी हमारे अकाउंट में नहीं है, महीने का बिल ऊपर चढ़ा हुआ है और अकाउंट में 0 पैसे और हम माइनस में चल रहे हैं। इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, करंट अकाउंट ये होता है कि बेसिकली आपको ये डॉलर पेमेंट्स है ना, आप जो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं आसान अल्फाज में जारी खाते भी शायद लोगों को समझ में ना आए। बात ये है कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं डॉलर के हवाले से जो करते हैं, यानी हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, रेमिटेंसेस आती हैं, हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें जिसका ताल्लुक डॉलर से है उसके हवाले से जो है जो चीज़ उसका जो बैलेंस बचता है उसे करंट अकाउंट का डेफिसिट कहा जाता है आसान अल्फाज में। अब देखिए हमारे उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आप शामिल बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो करंट। अब ये बताएं आगे बढ़ें। मैं एक कंपैरिजन लेकर आया हूं, आई होप प्रोड्यूसर साहब चला सके, मैंने उनको अभी भेजा भी है। इंडिया में इस वक्त $1 है 77.7 इंडियन रुपी जी। बांग्लादेश में $1 है 92.3 रुपीस। अफगानिस्तान में $1 है 88.6 अफगानी करेंसी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी पीछे चला गया। उसकी वजह है ना, आप ये देखें कि इंडिया के देखें जो आपकी करेंसी की वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बेस पर होती है। आपकी एक्सपोर्ट कितनी है? तकरीबन 30 अरब डॉलर आज की जो है, इंडिया की है 400 अरब डॉलर, ठीक है। आपकी सर्विस एक्सपोर्ट कितनी है? तकरीबन 5 अरब डॉलर, इंडिया की 225 अरब डॉलर है। आपके रिजर्व्स कितने हैं? 10 अरब डॉलर, उनके 650 अरब डॉलर हैं। तो भाई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का ही कोई नहीं है,
कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। और अर्ली 90s में जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना था, मनमोहन सिंह ने जो बनाया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू हुई और फिर वो 20 साल में उसके रिजल्ट आना शुरू हुए, तो आज इंडिया यहाँ खड़ा हुआ है। आप सर वो शुरू से अपनी एम्बेसडर गाड़ी में चलते हैं, हम शुरू से जो है ना लैंड क्रूजर V8 में चलते हैं। बड़ा फर्क है हमारे स्टांस में और उनके स्टांस में। बट द क्वेश्चन एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेट सर्विसिंग, हम कर्जों के सूद में 3,500 अरब रुपए इस बजट में रख रहे हैं जी। अब मुझे नुमान भाई ये बताएं, हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में हर किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं जी, बैंकों के कर्जे माफ करवा लेते हैं, उसके पैसे खाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी यूं सी बात है, मैंने उससे पैसे लिए खा गया, वापस ही नहीं किए। हम क्यों नहीं दुनिया को बोल देते कि भाई हमारे पास ये पैसे नहीं है जो आपने हमें कर्जा दे दिया है $100 अरब का, नहीं है हमारे पास, हम आपको वापस नहीं करेंगे, आपने हमें डिफॉल्ट करना है, कर दें। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, इससे ज्यादा बुरे हालात थोड़ा हो भी जाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तानी बड़े ताकतवर हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। भाई डिफॉल्ट हो जाए, कम से कम ये डेट सर्विसिंग और इस डेट से तो जान छुड़ाएं यार, कब्जा करें, बदमाशी करें, बोले निकलो यहाँ से, हम नहीं दे रहे पैसे। और ईरान हमारा पड़ोस में बैठा हुआ है हमें तेल देने के लिए, रशिया हमें तेल देने के लिए बैठा हुआ है, इंडिया श्रीलंका और रशिया से ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क की कुछ मुझे बिका हुआ लगता है नुमान भाई। देखें बात ये कि जहाँ तक हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क का ताल्लुक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी ज़ाहिर है कि तफसीलात में जाने का वक्त ही नहीं है अभी, कि हमारे यहाँ सूदी निज़ाम क्यों है, हमारे मुल्क में हम किस तरह IMF के पंजे के अंदर हैं। बुनियादी तौर पर जो बात है ना, देखिए ये तो मैं समझता हूँ मसले का हल नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें। मसले का बुनियादी हल ये है कि हमारे जो इकॉनमी के और ट्रेड के जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करना होगा। और देखिए मैं आपको छोटी सी आपको मैं कैलकुलेशन दूँ ना, अगर तो आप फाइनेंस के बंदे आप समझ जाएंगे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो मसाइल की जड़ $14 अरब है। सवाल ये है कि उसको ठीक कैसे करना है। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि कोई भी शख्स जो है ना इसको ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकता, लेकिन साल से 2 साल में इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? सवाल ये है, पता है इसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आपकी इकॉनमी का जो आपका जो एक करंट अकाउंट उसके 5 या 6 कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो $30 बिलियन साल की आती हैं, ठीक है, आपने $15 बिलियन ख़त्म करने हैं ना, आप उसको 10% से अगर बढ़ाएं, अपनी लेबर फोर्स को तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भेजें, सिर्फ 10%, तो $3 अरब वहाँ से आ जाएंगे आपकी। अच्छा, आपकी IT एक्सपोर्ट तकरीबन $4 से $5 अरब के आसपास जो हैं अभी, इंडिया की 250 हैं, उसमें थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत, तो ये 10 तक पहुँच जाएंगे। 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। अच्छा, आपकी इंपोर्ट्स कितनी है? $75 अरब हैं। अगर सिर्फ 5% इंपोर्ट सब्सिट्यूशन करें ना, 5%, वो जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं लोकल बनाए, तो तकरीबन $4 से $5 अरब आ गए, $12 अरब यहाँ से आ गए। अच्छा, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है वो आती है आपकी $1.5 बिलियन। ये कुछ भी नहीं है, इसको $5 अरब पे लेके जाना साल का कोई मसला नहीं है अगर तरीके से चलें। कहने का मकसद ये, आपको जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमारी एग्री की वेस्टेज है जो हमारा जो 50% है वही $बिलियंस ऑफ की है। तो कहने का मकसद ये है। हाँ। लेकिन मेरी नजर में आपका सोल्यूशन नुमान भाई 1-2 सालों के ऊपर मुहित है, मेरा सोल्यूशन 1-2 महीनों के लिए है। 1-2 महीनों में आप $14 बिलियन यूं जमा कर सकते हैं। हाँ। पहले तो आप जो आपका ईरानी तेल और ईरान के बॉर्डर से स्मगल होकर सामान पाकिस्तान में आ रहा है, इसको लीगलाइज कर दें। आप बना दें ईरानी पेट्रोल पंप, सप्लाई करें, पूरे सिस्टम में लेकर आप इसको लीगलाइज कर दें। आप 1 महीने में $14 बिलियन नहीं, इससे बहुत गुना ज्यादा कमाएंगे सर। अच्छा देखिए, पता है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें जो ना इसके अपनी इकॉनमी का स्ट्रक्चर समझना होगा कि हम जो कहते हैं ना कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपकी जो इकॉनमी कर गए मेरी नजर में। नहीं चलो, वो तो खैर एक अलग डिबेट है। इकॉनमी की जो लाइफलाइन है ना, वो 2 चीज़ें हैं, एक आपकी रेमिटेंस और एक्सपोर्ट है। अगर आप जो है IMF से इंटरनेशनल डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आपसे एक्सपोर्ट कौन लेगा? आपका माल खरीदना छोड़ देंगे। रशिया भी लेगा नहीं, मैं टेक्सटाइल की बात, अमेरिका ना ले सर। वे देयर इज अ विल नुमान भाई, देयर इज अ वे। हमारी विल ही नहीं है, हमारी नियत ही नहीं है, नियतों का फुकदान है। देखें रास्ता है। एक हमारा दोस्त है अमेरिका जिससे हम पैसे लेते आए हैं, उसके कहने पे IMF की तो बात ही नहीं कर रहा, IMF चलता है। लेकिन हमें जब तक हम इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, जान छुड़ाने के लिए आपको भी ट्रेड ठीक करनी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स हैं आपकी भाई $30 अरब की आपकी एक्सपोर्ट है, जो ज्यादातर आपकी US EU जाती है। अब रेमिटेंसेस तो आप मानते हैं ना कि रेमिटेंसेस ट्रेड कैसे सही करेंगे? आप एग्रीकल्चर को देखें, गंदुम आप 30 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, $1.6 बिलियन की वो गंदुम आ रही है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये गंदुम हम एक्सपोर्ट करते थे, तो ये तो ठीक करने की जरूरत है ना। तो हमने खुद अपने हाथ से अपने एग्रीकल्चर को तबाह किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तबाह किया है, अपनी सर्विसेज को तबाह किया, फिर कहते हैं ओ शिट यार गधे बढ़ गए हैं मुल्क में। नहीं देखिए, बात ये है कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भाई हम जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे ना, अब आप कहते हैं कि हम रेमिटेंसेस देंगे, मिसाल रेमिटेंसेस को तो मानते हैं ना कि रेमिटेंसेस बहुत जरूरी है। अब जरूरी है ना, अब रेमिटेंस आपकी कहाँ से आती हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देने का हक नहीं दे रहे, वही वो तो है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी का 65% आपका गल्फ में है और 35% आपका यूरोप में, ठीक है, यूरोप और USA में है। अब आज अगर आप डिफॉल्ट कर जाए तो आपकी रेमिटेंसेस का आपकी बैंकिंग चैनल ही शायद बंद कर देंगे। देखिए बात ये कि बहुत सारी चीजें हैं सर, बैंकिंग चैनल्स की LCs इंटरनेशनल
इंटरनेशनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और बड़े बड़े इदारों की नहीं खुल रही हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल बैंक गारंटीयर है वो कह रहा है कि नहीं भाई आपके पास तो पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, हम कैसे गारंटी ले। जो आप बातें कह रहे हैं वो ऑलरेडी हो रही है मुल्क में। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने ट्रेड के फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे इकोनॉमी के, देखिए ये सब चीज़ें डूएबल है। फंडामेंटल हो, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हो, सब कुछ तभी ठीक होना जब नीयत होगी। यहाँ नीयत ही नहीं है, यहाँ सब कुछ मिले हुए, गवर्नमेंट बिक गई है जो सोशल मीडिया पे चलता है और लग ऐसा ही रहा है कि आवाम को फिर चक्की पीसा जाएगा। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोला, डिस्कशन जारी रहेगी। थैंक यू नोमान साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ट्रांसमिशन। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।